सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पोलर कोड्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, हमने देखा था कि पोलर कोड्स को आप बेसिकली एक पोलर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने देखा था कि एक जो जी मैट्रिक्स है, जो जनरेटर मैट्रिक्स है पोलर ट्रांसफॉर्म का, उसे आप इस माध्यम से लिख सकते हैं। हमने देखा था कि G2 को आप बेसिकली 1 0 1 1 के माध्यम से लिख सकते हैं और उसके आगे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे G4 की अगर मैं बात करूं, जिसमें जो मैंने इस एग्जांपल में भी दिखाया है आपको, वो बेसिकली एक क्रॉनिकल प्रोडक्ट है G2 का। तो बेसिकली हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर हमें G8 जनरेट करना है तो हम इसे भी आराम से G2 के माध्यम से ही जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे आप पोलर ट्रांसफॉर्म की मदद से भिन्न भिन्न जनरेटर मैट्रिक्स पोलर कोड्स के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। और हमने देखा था इसे आप किस तरह से एक बाइनरी ट्री के माध्यम से या तो फिर एक पिक्टोरियल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि आप पोलर कोड्स को इनकोड कैसे करेंगे और इसे डिकोड कैसे करेंगे। आज का लेक्चर संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि पोलर इनकोडिंग किसके माध्यम से आप कर सकते हैं और पोलर डिकोडिंग में किस तरह के मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं। तो अगर मैं पोलर कोड की इनकोडिंग की बात करूं तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोलर इनकोडिंग में आप बेसिकली यू जो इनपुट है, यू जिसे मैंने इनपुट के माध्यम से डिनोट किया था, और एक्स जो है जिसे आउटपुट के माध्यम से मैंने डिनोट किया था, और G4 जो है वो 4x4 मैट्रिक्स है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और G4 को मैं इस माध्यम से भी डिनोट कर सकता हूं, जैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0। तो 3 क्वाड्रेंट्स में G2 रिपीट होता है 2x2 मैट्रिक्स, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर नल मैट्रिक्स 2x2 रिपीट होता है। तो इसलिए इसकी जो साइज हो जाती है वो 4x4 हो जाती है। तो ये G4 का एक उदाहरण हमने लास्ट टाइम भी देखा था और इसके आगे हमने G8 का भी उदाहरण देखा था। तो हम इस स्लाइड में बेसिकली G4 के उदाहरण के माध्यम से पोलर इनकोडिंग को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप देखोगे आपने U1 इनपुट्स है जैसे मैंने बताया है, और X1 X2 X3 X4 जो है वो आउटपुट्स है। और X1 को मैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 के माध्यम से लिख सकता हूं। ये आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, जैसे चारों एडिशन एक्स और एडिशन है U1 का, फिर यहां पर U3 का, फिर U2 का और U4 का। तो इसके माध्यम से मैं X1 को लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं X2 को U2 प्लस U4 के माध्यम से लिख सकता हूं, U2 प्लस U4 के माध्यम से लिख सकता हूं। X3 को U3 प्लस U4 के माध्यम से लिख सकता हूं, और जो X4 है वो बेसिकली सेम U4 होगा। तो ये जो लास्ट टू जो बिट्स है आउटपुट के, वो सेम U2 के जो बिट्स है वो रिपीट होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो ये एक सिंपल इनकोडिंग एग्जांपल है। तो इसके बाद हम देखेंगे जब X1 X2 X3 X4 जो आउटपुट होता है पोलर ट्रांसफॉर्म का, उससे फिर हम चैनल द्वारा आगे पहले हम मॉड्यूलेट करते हैं। जैसे मॉड्यूलेशन में देखा था कि आप BPSK का प्रयोग कर सकते हैं या कोई और मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद हम इसे चैनल द्वारा रिसीवर पे भेजते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट पिक्टोरियल की बात करूं, खासकर G4 ट्रांसफॉर्मेशन की, जो पोलर कोड इनकोडिंग के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है, तो X1 X2 X4 जो ये आउटपुट्स है पोलर इनकोडिंग के, और U1 U2 U3 U4 जो इनपुट्स है, उसके बाद हम इसे मॉड्यूलेशन और चैनल के द्वारा आउटपुट्स में भेजेंगे। और ये रिसीवर पे हमें जो रिसीव होगा वो कोरस्पॉन्डिंगली R1 R2 R3 और R4 रिसीव होगा। तो R1 R2 R3 और R4 इसका प्रयोग करके हम वापस U1 U2 U3 और U4 का डिकोडिंग करेंगे। कुछ ऑथर्स इसे कंबाइंड चैनल, इसे वेक्टर चैनल के माध्यम से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं ये पूरे चैनल को, जो पोलर ट्रांसफॉर्म प्लस मॉड्यूलेशन प्लस चैनल, अगर मॉड्यूलेशन BPSK का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो इसे कंप्लीट एक वेक्टर चैनल के माध्यम से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं G4 के माध्यम से, जिसमें हम 4 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स है G4 ट्रांसफॉर्मेशन का।
और अगर इसे मैं एक्सटेंड करूं G8 में, तो G8 में कुछ इस तरह से दिखता है ये इसके बारे में भी हमने विस्तार में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो x1 की जो वैल्यू होगी वो सिंपल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6 प्लस u7 प्लस u8। सिमिलरली हम बाद बाकी जो आउटपुट्स है उसे भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे x2 अगर होगा तो x2 होगा u2 प्लस u4 प्लस u6 प्लस u8। सिमिलरली हम x3, x4, x5, x6, x7, x8 भी निकाल सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। G8 की जो मैट्रिक्स होती है बेसिकली वो क्रॉनिकर प्रोडक्ट्स है G2 का, तो इसे हम G2 के माध्यम से भी लिख सकते हैं। और ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 ये आउटपुट्स है पोलर ट्रांसफॉर्मेशंस के, और ये आउटपुट्स हम आगे जाके मॉड्यूलेट करेंगे और मॉड्यूलेट के बाद चैनल द्वारा हम रिसीवर पे इसे भेजेंगे। और ये नोटेशन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, U जो है इनपुट्स है और 8 बिट्स इनपुट है, G8 जो 8x8 पोलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और x8 जो है वो आउटपुट है ये इनपुट और पोलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के मैनिपुलेशन का। इसके बाद फिर हम इसे मॉड्यूलेशन और कोडिंग करने के बाद मॉड्यूलेशन और चैनल के माध्यम से रिसीवर पे भेजेंगे। तो रिसीवर पे हमें R1, R2, R3 8 बिट्स आउटपुट्स मिलेंगे करस्पॉन्डिंग टू 8 बिट्स इनपुट्स। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट है, ये बेसिकली पोलर कोड ट्रांसफॉर्मेशन है G8 की मदद से। ये जो बेसिकली ये मॉड्यूलेशन एंड बेसिकली चैनल इसमें अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चैनल का प्रयोग करते हैं। कोई BEC बाइनरी इरेजर चैनल का प्रयोग करता है, कोई AWGN का, कोई फीडिंग चैनल का। उसके माध्यम से ये जो रिसीवर पे हमें जो मिलता है वो सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड वर्जन्स है और इनपुट्स के U1, U2, U3, U4, U5, U6 और U7, U8 के। तो हमने देखा था x1, x2, x3, x4 जो है वो आउटपुट है पोलर ट्रांसफॉर्मेशन का, और R1, R2, R3, R4, R8 तक वो रिसीवर पे जो हमें रिसीव हो रहा है। तो जैसे हमने G4 के संदर्भ में देखा, हम इसे कंबाइन करके कंपोजिट चैनल भी बना सकते हैं। कुछ ऑथर्स इसे कंबाइन करके कंपोजिट चैनल भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिट चैनल के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इसको N8 का एग्जाम्पल लेके इसके और विस्तार में समझने का प्रयत्न करते हैं कि आप पोलर कोड को इनकोड किस तरह से करते हो। ओके, तो हम ये दिखा सकते हैं कि जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, n की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती रहती है। जैसे हमने n स्टार्ट की थी, हमने n = 2 से फिर हम n = 4 पे गए हैं, n = 8 का एग्जांपल हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो n 16 हो सकता है, n 256 हो सकता है, और जो 5G स्टैंडर्ड में यूज़ होता है वो n = 1024 का प्रयोग होता है 5G स्टैंडर्ड में। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो चैनल्स जो होती हैं आपके, जो पोलराइज चैनल होती है वो पोलराइज होती है। कुछ चैनल्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, एरर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और कुछ चैनल की एरर प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, उससे मेरा तात्पर्य है कि उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि कुछ चैनल्स कंप्लीटली नॉइजी हो जाते हैं और कुछ कंप्लीटली नॉइस फ्री हो जाते हैं। और नॉइस फ्री चैनल्स की जनरली जैसे n = 8 की बात करूं तो आप बेसिकली रैंक कर सकते हो। कोई चैनल्स की आप एरर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो काफ़ी कम हो जाती है पोलर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, और कुछ चैनल्स की जो एरर प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ चैनल्स काफ़ी कंप्लीटली नॉइस फ्री हो जाते हैं और कुछ चैनल्स में काफ़ी नॉइस बढ़ जाता है। तो नॉइस फ्री चैनल्स हैं, उनकी कैपेसिटी जनरली बड़ी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपकी चैनल नॉइस फ्री रहेगी तो आपकी एसएनआर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, और क्योंकि आपकी एसएनआर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी तो आपकी कैपेसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि उसकी एरर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि एसएनआर आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने, अगर आपको याद होगा, हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था कैपेसिटी का, C = B log 2 1 प्लस SNR। तो अगर आपके नॉइस फ्री चैनल है तो ऑब्वियसली बात है आपके SNR की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो SNR की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये भी है कि आपकी एरर प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, इसका मैं PB से डिनोट करूँ, वो काफ़ी कम होगी।
तो ये चैनल जो पोलराइजेशन के फिनोमिना है वो एक बेसिकली एक नया अध्याय है चैनल कोडिंग के बारे में। तो हम लोग जो नॉइजलेस चैनल है हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं नॉइज और नॉइज फ्री चैनल्स के माध्यम से, और जो नॉइज फ्री चैनल्स में है हम उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन बिट्स का ट्रांसमिशन करते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में से और विस्तार में समझेंगे। तो सिंस द बिट चैनल्स कैन बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन क्वालिटी, जैसे मैंने बताया अब बिट चैनल्स जो है जैसे हमने देखा था जो U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करके X1 से लेके X8 तक, और रिसीवर में जो R1 से लेके R8 तक जो हमें मिल रहा है उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी से मेरा तात्पर्य क्वालिटी ऑफ सर्विस से है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करें तो हम उसको इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, कुछ चैनल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी कम होगी और कुछ चैनल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कुछ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम इसको इस माध्यम से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे बताया गया है यहाँ पर क्वालिटी वेरीज फ्रॉम गुड टू बैड, कुछ चैनल की क्वालिटी काफ़ी खराब होगी और कुछ चैनल की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी। तो जो गुड चैनल्स है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो चैनल्स कैपेसिटी के काफ़ी नज़दीक तक पहुँच जाती है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन, जो हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करना है तो हम सिर्फ उसी चैनल्स का प्रयोग करेंगे जिनमें हमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी या जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी, और इसी चैनल्स को हम इंफॉर्मेशन चैनल्स कहेंगे। तो हम आगे जाके समझेंगे इससे हम किस तरह से सेग्रीगेट करेंगे और किस तरह से जिस चैनल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है और जिसमें हमें ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी उसमें हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और जिस चैनल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा है और जिसमें बेसिकली वो चैनल्स क्वालिटी ख़राब है उसमें हम कुछ नहीं भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, n = 8, आपके 8 इनपुट्स है और 8 आउटपुट्स हैं पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और ये G8 ट्रांसफॉर्मेशन है जो इसके बारे में हमने विस्तार में पहले भी पढ़ा है। इसको हमने बाइनरी ट्री के माध्यम से पढ़ा था और 8x8 मैट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ा था। तो इसका आउटपुट जैसे है X1 है, X8 तक 8 आउटपुट्स है और 8 इनपुट्स है। तो हम इसको जो है ये चैनल्स जो है ये 1-to-1 जो चैनल्स है U1 से X1, U2 से X2, और अगर आप देखोगे X1, X2, X3, X4, X8 तक, ये बेसिकली आप देखोगे एक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का। X1 आपको U1 से लेके U8 तक जब आप ऐड कर रहे हैं तो X1 मिल रहा है, X2 भी है जब आपको U2 प्लस U4 प्लस U6 प्लस U8 ऐड कर रहे हैं तो आपको X2 मिल रहा है। तो जो भी आप देखोगे आउटपुट जो जनरेट हो रही है X1 से लेके X8 तक वो सॉर्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का, और ये कंप्लीट जो चैनल है हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डरिंग किया है, जो U1 से X1 की जो चैनल है उससे मैंने रैंक 8 दिया है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे खराब है। उसके बाद U2 है, वो 8 से थोड़ी बेहतर है लेकिन बाद बाकी जो चैनल है उससे खराब है। तो जो U8 की जो चैनल है उसकी मैंने रैंक 1 दिया है, यानी इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होगी उसकी रैंक 1 है, इससे लोएस्ट PB, यानी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 की है, उसके बाद 2 की है, उसके बाद 3 की है, उसके बाद 4 की है, उसके बाद 5 की है, उसके बाद 4 की है, उसके 6 की है, 7 की, 8 की है। तो आप देखोगे ये एक लीनियर ऑर्डरिंग नहीं है, बेसिकली 1 की सबसे बढ़िया लोअर प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी जो 1 में मिलेगी आपको उसको हाईएस्ट कैपेसिटी आपको यहाँ मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको हाईएस्ट कैपेसिटी मिलेगी। उसके बाद 2 में मिलेगी आपको, 3 में मिलेगी, फिर 5 में मिलेगी, फिर 4 में, यानी देखोगे इसमें रीऑर्डरिंग हो गया है, यानी U5 की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी आपको एज कंपेयर टू U4 के मुताबिक। फिर U3, फिर U2 और U1 सबसे लोएस्ट आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिलेगा यहाँ पर, और लोएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और लोएस्ट कैपेसिटी आपको 8 में मिलेगा, यानी U1 में मिलेगा, और लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और हाईएस्ट कैपेसिटी आपको U8 में मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हम इसे रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर ही मेंशन किया, बिट चैनल्स पोलराइज जो चैनल्स है U1 से लेके X1 और X1 से लेके R1 तक, एंड कैन बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन देयर एरर प्रोबेबिलिटीज लोअर टू हायर। जैसे इसकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है 1 की, उसके सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको 1 U8 में मिलेगा, और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस मिलेगा वो आपको U1 में मिलेगा। तो कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि जहां आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है वहां पर आप डेटा भेजोगे, और जहां आपको खराब परफॉर्मेंस मिल रही है वहां आप बेसिकली कुछ नहीं भेजोगे। तो बेसिकली यहां पर हम देखेंगे, जैसे यहां पर ये बेस्ट चैनल है, ये वर्स्ट चैनल है, ये बेस्ट चैनल है, ये आपका बेस्ट चैनल है और वो आपका वर्स्ट चैनल है। तो इसके मुताबिक हम इसे इनकोडिंग करते हैं। तो पोलर कोड का
इससे आप ये समझ सकते हैं कि पोलर कोड में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है मिलती है। आगे जाके देखेंगे हम इससे कोड रेट पे किस तरह से आप इसके कोड रेट को भी आप वेरी कर सकते हो। तो देखेंगे तो इंफॉर्मेशन बिट्स जैसे हमने देखा U4, U6, U7, U8 आर असाइंड टू द पोलराइज्ड चैनल। अगर समझिए आपको रेट 1/2 चाहिए, 1/2 से मेरा तात्पर्य ये है कि आपकी हर एक इंफॉर्मेशन बिट्स में आप एक पैरिटी बिट भेज रहे हो। ये हमने पहले भी पढ़ा है। रेट हाफ से मेरा तात्पर्य है कि हर एक इंफॉर्मेशन बिट पे आप एक पैरिटी बिट भेज रहे हो। तो अगर आपकी n की वैल्यू 8 है तो आपकी k की वैल्यू जो होगी, टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स होगी वो 4 होगी, इसलिए आपकी जो इंफॉर्मेशन रेट है वो 4/8 हाफ है बेसिकली। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी रेट हाफ रेट कोड है, यानी आप 8 इंफॉर्मेशन बिट्स, 8 जो बिट्स है उसमें सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन बिट्स भेजोगे और बाद की जगह कुछ नहीं भेजोगे। तो इंफॉर्मेशन बिट जैसे मैंने बताया कि आपने ऑलरेडी ऑर्डरिंग कर दिया है, आपको पता चल गया है कि U8, U7, U6 और U4 उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, उसकी एरर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू U1, U2, U3 और U5 के मुकाबले। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो सिर्फ आप इन्हीं बिट्स पे और भेजोगे। आप U4 पे भेजोगे, U6 पे भेजोगे, U7 पे भेजोगे और U8 पे भेजोगे। तो इसमें वही मेंशन किया, असाइन टू द पोलराइज्ड चैनल्स विद द लोअर एरर प्रोबेबिलिटीज, हायर कैपेसिटी। यानी इंफॉर्मेशन बिट्स आप सिर्फ U4 पे भेजोगे, U6 में भेजोगे, U7 में भेजोगे और U8 में भेजोगे। While the frozen bits are assigned to the remaining less reliable channels. फ्रोजन बिट से मेरा तात्पर्य जनरली ये है कि उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन नहीं करोगे, उससे आप डायरेक्टली 0 से डिनोट कर दोगे। तो इससे मेरा मतलब ये है, अगर मैं दूसरे कलर से डिनोट करूंगा इसको, इससे मेरा तात्पर्य जो आप U1 हो गया और U2 हो गया, U3 हो गया और U5 हो गया, उस पे आप बेसिकली 0 डिनोट कर दोगे। ईच पोलराइज्ड चैनल इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक रो ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स। तो अगर आप देखा तो 8x8 मैट्रिक्स होगा, तो हर एक जो पोलराइज्ड चैनल है वो एक स्पेसिफिक रो को डिनोट करता है जनरेटर मैट्रिक्स का। तो हमने जैसे G8 का प्रयोग किया यहां पर, G8 में आपके जो 4 रोज है वो एक स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन बिट्स है उसे डिनोट करते हैं, और जो 4 रोज है वो स्पेसिफिकली फ्रोजन बिट्स को डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, फ्रोजन बिट्स आर टिपिकली टेकन अ फिक्स वैल्यू ऑफ जीरोस। तो जैसे हमने बताया U1, U2, U3 और U5 के जो बिट्स है आप उसे पहले ही 0 डिनोट कर दोगे, क्योंकि उनकी एरर प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। और इसमें जैसे मैंने एज्यूम किया है कि आपकी कोड रेट जो है वो हाफ है, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन बिट्स, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स है वो 4 है और जो नंबर ऑफ फ्रोजन बिट्स है वो 4 है, इसलिए आपकी कोड रेट जो टोटल आ रही है वो 1/2 आ रही है। समझिए आपको कोड रेट चेंज करके हाफ करना था। अगर जैसे मैंने बताया, मैंने एग्जांपल लिया है, अगर मैंने समझिए कोड रेट मुझे 1/2 की जगह अगर मुझे कोड रेट हाफ चाहिए, तो बेसिकली मैं कोड रेट मुझे 1/2 की जगह अगर मुझे कोड रेट 1/4 चाहिए, तो इसमें मेरा इंफॉर्मेशन बिट्स हो जाएंगी 2 और n की वैल्यू 8 है, तो इसमें कोड रेट मुझे 1/4 मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये पोलर कोड में मैं जैसे बताया इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप बेसिकली इसमें आप सिर्फ डेटा U8 और U7 में भेजोगे और बाद बाकी जो U1, U2, U3, U4, U5 और U6 में आप 0 भेजोगे, उन्हें आप फ्रोजन कर दोगे। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन बिट्स जो भेजोगे U7 और U8 में भेजोगे, इंफॉर्मेशन इसको मैं इंफॉर्मेशन इसमें भेजोगे, और जो बाद बाकी बिट्स है U1, U2, U3, U4, U5, U6 पे आप फ्रोजन बिट्स भेजोगे, यानी आप इसको फ्रोज कर दोगे, यानी आप 0 भेजोगे। तो इसको आप डेटा रेट को आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमने देखा 1/2 का केस देखा, जहां पर आप 4 इंफॉर्मेशन बिट्स भेज रहे थे और बाद बाकी 4 बिट्स पे आप जीरोज या फ्रोजन कर दे रहे थे। और सिमिलरली अगर आपकी कोड रेट की रिक्वायरमेंट 1/4 है, आप इस कोड को और पावरफुल बनाना चाहते हो, तो बेसिकली आप इसमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन बिट्स भेजोगे और बाद बाकी बिट लोकेशंस पे जैसे U1, U2, U3, U4, U5 और U6 पे आप उसे फ्रोज कर दोगे, यानी आप सिर्फ जीरोज भेजोगे।
तो इसके माध्यम से हम कोड रेट को पोलर कोड्स में काफ़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो पोलर कोडिंग इज कैरेक्टराइज बाय स्ट्रक्चरल मैनर, जैसे मैंने इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, इन अ सेंस दैट पैरामीटर्स आर स्टैटिक इंडिपेंडेंट ऑफ द कोड रेट। कोड रेट आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हो। डिफरेंट कोड रेट्स corresponds टू डिफरेंट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स। तो हमने इसका भी एग्जांपल देखा कि डिफरेंट कोड रेट्स correspond टू डिफरेंट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स। हमने देखा अगर हाफ कोड रेट आपको चाहिए तो आप 4 इंफॉर्मेशन बिट्स भेज रहे हैं फॉर n इक्वल टू 8। अगर आपको कोड रेट 1/4 चाहिए तो आप सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन बिट भेज रहे हो इस केस में, वाइल यूजिंग द सेम जनरेटर मैट्रिक्स। तो G8 के केस में ही हमने देखा कि आप 2 टाइप के कोड रेट को सपोर्ट कर सकते, 2 से भी ज्यादा भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमने 1/2 का एग्जांपल भी लिया और 1/4 का एग्जांपल भी लिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कोड रेट इसमें वेरी कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि हम जैसे अगर आप मैंने कोड रेट हाफ का एग्जांपल के मदद से मैंने समझाया पहले भी, तो इसको फिर वापस से मैं स्ट्रेस दूंगा इस पे। अगर n इक्वल टू 8 है और कोड रेट हाफ है तो आप डेटा सिर्फ U4, U6, U7 और U8 में भेजोगे, और जो U1 है उसे आप फ्रोज कर दोगे, U2 भी फ्रोज कर दोगे, U3 भी फ्रोज कर दोगे, U5 भी फ्रोज कर दोगे। और जैसे मैंने पहले भी देखा, जो U8 का जो है वो आपको बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा, हायर कैपेसिटी देगा, और ये बेस्ट चैनल है। और U8 जो है जो रैंक जिसकी 8 है, U1 जो है वो वर्स्ट चैनल है। और हम जो 4 बेस्ट चैनल है, 4 जो ऐसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैंने अरेंज किया, ऐसे 1, 2, 3 और 4 पे इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और जो 5, 6 और 7 और 8 में उसे फ्रोज कर देंगे, उसमें हम सिर्फ जीरोस भेजेंगे। तो अगर मैंने इसको ऐसे इस तरह से लिखा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जैसे मैंने बताया फ्रोजन बिट्स पे मैं सिर्फ जीरोस भेजूंगा। तो जैसे मैंने देखा U1, U2, U3 और U5 को मैं फ्रोज कर दूंगा, वहां पर सिर्फ मैं जीरोस भेजूंगा। तो मैंने इस अगले स्लाइड में ये दिखाया है, जैसे मैंने इसको यहाँ फ्रोज कर दिया है, तो U1 को 0 हो गया है, U2 भी 0 हो गया है, U3 भी 0 हो गया है, और U5 भी 0 हो गया है। और मैं सिर्फ डेटा U4, U6, U7 और U8 में ही भेजूंगा, तो इसलिए इसका कोड रेट हाफ हो गया है। तो इसका मैसेज जो लेंथ है 4 बिट्स का मैसेज है, और टोटल नंबर ऑफ जो कोड वर्ड लेंथ है इसमें 8 है, इसलिए इसका रेट जो है वो आपको हाफ मिल रहा है। तो अगर समझिए आपके मैसेज बिट्स 1101 है, तो देखा जैसे मैंने जो U1, U2, U3 और U5 को तो पहले फ्रोज कर दिया है, तो आपके जो मैसेज जाएंगी वो U4 पे जाएगी, U6 पे जाएगी, U7 पे जाएगी, U8 पे जाएगी। तो U4 पे मैं पहला मैसेज भेजूंगा 1, तो U4 पे ये भेजूंगा, U6 पे ये भेजूंगा, U7 पे ये भेजूंगा, और U8 पे ये भेजूंगा। तो आप देखोगे U4 पे 1 है, U6 में भी 1 है, U7 में 0 है, और U8 में 1 है। तो ये 4 मैसेज बिट्स मैं U4, U6, U7 और U8 में भेजूंगा, क्योंकि ये चारों की लोएस्ट एरर प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसके मुताबिक मैं इसे कोडिंग करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये जो 4 फ्रोजन बिट्स है और ये 4 इंफॉर्मेशन बिट्स है, 1101 जो मैसेज बिट्स है, वो 4 मैसेज बिट्स मैं इस माध्यम से ट्रांसमिट करूंगा, ठीक है। तो ये 4 मैसेज बिट्स इस माध्यम से ट्रांसमिट करने के बाद अगर आपको इसमें दिखेगा, तो फिर अगर इसका आउटपुट क्या होगा, तो जैसे हमने देखा कि लास्ट स्लाइड में हमने 4 मैसेज बिट्स भेजे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये U4 में हमने भेजा यहाँ पर, और U6 में, U7 में और U8 में, तो 4 मैसेज बिट्स है। तो हम अब इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, पोलर ट्रांसफॉर्म का आउटपुट क्या होगा। तो हमें सबकी वैल्यूज पता है, U1 की वैल्यू पता है, U2 की वैल्यू पता है, U1, U2, U3 और U5 फ्रोजन बिट्स है जिनकी वैल्यू ऑलरेडी असाइन की गई है, 0 है। और U4 की जो वैल्यू है वो 1 है, U6 की वैल्यू जो है वो 1 है, U7 की जो वैल्यू है वो 0 है, और U8 की जो वैल्यू है वो 1 है। इसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट, जो पोलर ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट है, उसे निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम सिंपल इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ा है उसका प्रयोग करेंगे। तो X1 की जो आउटपुट होगी वो U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 का समेशन होगी, और ये गाल्बा फिल 2 है, तो बेसिकली ये XOR है और मॉड्यूलो 2 एडिशन है। तो अगर मैं ऐड किया सब इनको, तो X1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। सिमिलरली X2 की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 आएगी, X3 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, U3 प्लस U4 प्लस U7 प्लस U8 वो 0 आएगी, U4 प्लस U8 की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी, U5 की जो X5 की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी, X6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी U6 प्लस U8 वो भी 0 आएगी,
x7 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, u7 प्लस u8, और u8 ऑब्वियसली 1 है। यानी इसमें आप देखोगे तो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू 0, x5 की वैल्यू 0, x6 की वैल्यू 0, x7 की वैल्यू 1 और x8 की वैल्यू 1 है। तो ये पोलर इनकोडिंग के माध्यम से हम इसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको दर्शाया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो इनपुट ये है आपकी, और आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगा x1 1, x2 1, x3 0, x4 0, x5 0, x6 0, x7 1 और x8 1 है। तो ये इनकोडिंग के बाद ये हाफ इनकोडिंग जो हमने किया कोड रेट हाफ के लिए, जहाँ पर हमने 4 मैसेज बिट्स भेजे हैं U4 में, U6 में, U7 और U8 में, और इसमें 4 फ्रोजन बिट्स है U1, U2, U3 और U5, जिससे हमने ऑलरेडी 0 डिनोट कर दिया है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी आउटपुट जो निकलेगी वो x1 और x2 में 1 है, और x7 और x8 में भी 1 है, और बाद बाकी x3, x4, x5 और x6 में 0 है। ये आउटपुट है। तो ये एक पोलर इनकोडिंग है, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं बाइनरी ट्री के माध्यम से, जो इसके बारे में पढ़ा है। जैसे ये U1 है, U1 को हमने ऑलरेडी फ्रोज कर दिया है, तो U1 की वैल्यू 0 है, U2 की वैल्यू भी 0 है, U3 की वैल्यू भी 0 है, U4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी दिया है कि वो 1 है, मैसेज बिट है, और U5 की वैल्यू भी 0 है, ये U5 है। इसको मैं 1 है, और U5 की वैल्यू 0 है, U6 की वैल्यू भी 1 है, U7 की वैल्यू 0 है, U8 की वैल्यू ये जो मैसेज बिट है U4, U6, U7 और U8 जो है वो मैसेज बिट्स है, और इसको हम जनरली ये और ये बैड चैनल्स हैं। और वेरेज ये जो है U4 और U6, U7, U8, these are good channels। ये पहले भी हमने देखा है। तो बस मैंने बाइनरी ट्री के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसके जो आउटपुट आएगी U8 की, वो हमने तो x1 की वैल्यू जो आती है वो 1 है, x2 की वैल्यू जो 1 है, x3 0, x4 0, x5 भी 0, x6 भी 0, x7 1 है और x8 1 है। तो ये जो बेसिकली आपके आउटपुट्स हैं। तो ये बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पहले देखा है। तो कोई भी मैंने n इक्वल टू 8 के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया पोलर इनकोडिंग किस तरह से होता है, बट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 256, n इक्वल टू 512, या तो फिर बेसिकली n इक्वल टू 1024, जो बेसिकली 5G में भी जिसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग 5G स्टैंडर्ड में होता है। तो हमने देखा कि बहुत सिंपली आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो गिवन अ कोड लेंथ फॉर n इक्वल टू द पावर n, बेसिकली आप कोई भी, जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो ये पोलर G2 को डिनोट करेगा। अगर n इक्वल टू 2 लूँगा, स्मॉल n इक्वल टू 2 लूँगा तो G4 हो जाएगा, और अगर n इक्वल टू 3 लूँगा, स्मॉल n इक्वल टू 3, तो ये कैपिटल N 8 हो जाएगा, तो ये G8 को डिनोट करेगा। तो हमें कोई भी आराम से इस मेथड के माध्यम से हम कोई भी पोलर ट्रांसफॉर्म को की इनकोडिंग कर सकते हैं। हमने G8 के माध्यम से दिखाया है, हम इसको G16 के माध्यम से, या तो फिर G32 के माध्यम से, या G1024 के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले रीऑर्डरिंग करना है। जैसे रीऑर्डरिंग का मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताया था कि फॉर लोअर एरर प्रोबेबिलिटीज टू हायर प्रोबेबिलिटीज, और लोअर एरर प्रोबेबिलिटीज के चैनल अगर आपकी कोड रेट अगर समझिए हाफ है, तो हाफ ऑफ द चैनल्स उसमें मैसेज बिट्स आएंगे, और हाफ ऑफ द चैनल्स वो फ्रोज हो जाएंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ख़राब है वो फ्रोज हो जाएंगे। उसको आप 0 से डिनोट कर दोगे, और मैसेज बिट्स आप जो गुड चैनल्स है उन्हीं में आप सिर्फ भेजोगे। तो इसके हिसाब से हम कोड रेट R इक्वल टू K/N हम इसे आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो सिंपली हम इसको वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। X जो है वो आपका आउटपुट है, U जो है वो आपका इनपुट है, और GN जो है वो पोलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या जनरेटर मैट्रिक्स है। ये नथिंग बट जनरेटर, ये जनरेटर मैट्रिक्स है। तो इसका प्रयोग करके आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको हम जैसे बताया था कि जो आपकी जो फ्रोजन बिट्स है और जो इन्फॉर्मेशन बिट्स है वो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं जनरेटर मैट्रिक्स के, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जीरोज और 1 से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये सिंपली हम इससे कोई भी पोलर इनकोडिंग कर सकते हैं, कोई भी जैसे n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 2 या कैपिटल N इक्वल टू 4, कैपिटल इक्वल टू 8, किसी का भी ट्रांसफॉर्म इस माध्यम से हम जनरेट कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कैपिटल N इक्वल टू पावर n, मैसेज m ऑफ लेंथ k बिट्स, जैसे हमने अगर n इक्वल टू 8 लिया था हमने, और हमने k इक्वल टू 4 लिया था, और जैसे 8 में से हमने देखा था कि 4 बिट्स में मैसेज भेज रहे हैं और रिमेनिंग 4 बिट्स को हम फ्रोज कर रहे हैं। तो फाइंड n माइनस के लेस रिलायबल और वर्स्ट चैनल्स, जहाँ पर हम उससे फ्रोज कर देंगे। रिलायबिलिटी सीक्वेंस हमने देखा था n इक्वल टू 8 के लिए हमने देखा, तो रिलायबिलिटी सीक्वेंस जो था वो 1 2 3, जैसे U8 जो था वो बेस्ट केस सिनारियो था, U1 जो है वो वर्स्ट केस सिनारियो, उसके मुताबिक हम अरेंज कर सकते थे। सेट UI फॉर दोस n माइनस चैनल्स टू 0 कॉल्ड फ्रोजन पोजीशंस, जो वर्स्ट 4 चैनल्स थी हमने उसे 0 में डिनोट कर दिया था, और रिमेनिंग जो 4 चैनल्स थे उसमें हमने मैसेज बिट्स भेजा था। जैसे हमने U4 में भेजा था, U6 में भेजा था, U7 में भेजा था और U8 में भेजा था। तो हमने अगर n इक्वल टू 8 का एग्जाम्पल लेंगे तो हमने U1, U2, U3 और U5 को फ्रोज कर दिया था, और U4, U6, U7 और U8 में मैसेज बिट्स भेजा था। तो आपका कोड वर्ड जो होगा U इक्वल टू GN होगा। इसके माध्यम से हम कोई भी पोलर इनकोडिंग कर सकते हैं। हमने G इक्वल टू 8 के माध्यम से काफ़ी विस्तार में समझाया है। सेम चीज़ आप G इक्वल टू 16, G इक्वल टू 32, G इक्वल टू 64 या कोई भी आप G मैट्रिक्स के लिए आप डिनोट कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी सीक्वेंस, अगर मैं G इक्वल टू 8 के अलावा कोई रिलायबिलिटी सीक्वेंस की बात करूं तो G इक्वल N इक्वल टू 8 वर्स्ट टू बेस्ट है। जैसे वर्स्ट जो है वो वर्स्ट है और 8 जो है वो बेस्ट है, ये हमने देखा है पहले भी। U इक्वल टू U8 में हमने देखा था, जैसे U8 आपका बेस्ट सीक्वेंस है और U1 जो है आपका वर्स्ट सीक्वेंस है। और यहाँ पर देखोगे आप रीऑर्डरिंग हुआ है, जो 4 है वो ज़्यादा बेटर सीक्वेंस है, ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू U5 के मुकाबले। तो यहाँ पर रीऑर्डरिंग हुआ, तो आप ये सीरियल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसमें कुछ इंटरचेंजेस भी हुए हैं। सेम N इक्वल टू 16 में आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर भी देखिए रीऑर्डरिंग हुआ है 5 और 4 के बीच में। 5 जो है वो वर्स्ट सीक्वेंस है, जैसे ये वाला 1 जो है वो वर्स्ट है और 16 जो है वो बेस्ट है। तो इसमें भी देखोगे 5 और 4 के बीच में रीऑर्डरिंग हुआ है, तो इसमें हम इसे भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे भी हम एलोकेशन कर सकते हैं। समझिए हमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 16,10 का, इसमें जो आपकी मैसेज बिट्स है, k की जो वैल्यू है वो 10 है, n की वैल्यू 16 है, यानी आपकी कोड रेट जो होगी वो 10/16 होगी। यानी 10 पे आपकी इंफॉर्मेशन बिट्स जाएंगी, आपकी जो फ्रोजन पोजीशन होगी वो n-k यानी 6 आपकी फ्रोजन बिट्स होंगी, जिसे आप 0 डिनोट कर लोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये 6 जो बिट्स, जो वर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी है जिसकी 4 तक है, सॉरी, तो इसकी वर्स्ट केस, इसमें आप बेसिकली इनको आप 0 कर दोगे और रिमेनिंग जो बिट्स है 6 से लेके, सॉरी, रिमेनिंग जो बिट्स है 6 से लेके 16 तक, इस पे आप इंफॉर्मेशन भेजोगे। जैसे मैंने यहाँ मैसेज जो बिट्स है, इंफॉर्मेशन जो है इसमें जाएंगी, और जो फ्रोजन है 1 2 3 5 9 4 वो फ्रोजन बिट्स हैं। तो आप इसी के माध्यम से n इक्वल टू 1024 में भी आप कर सकते हैं। कुछ बिट्स आपको जिस आपके कोड रेट चाहिए उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और अब मैं डिकोडिंग की बात करूं, डिकोडिंग मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि डिकोडिंग का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सक्सेसिव कैंसलेशन, उसे हम विस्तार में जब हम माइमो डिकोडिंग, वी ब्लास्ट डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। हम डिकोडिंग, पोलर डिकोडिंग को बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए काफ़ी मटेरियल्स, काफ़ी पेपर्स और काफ़ी 2-3 बुक्स भी आए हैं जहाँ पर उन्होंने विस्तार में पोलर डिकोडिंग के बारे में चर्चा की है। मैं इसमें सिर्फ संक्षेप में आपको बताऊंगा कि पोलर डिकोडिंग किस तरह से होती है। अगर आपको पोलर इनकोडिंग समझ में आ गया होगा, तो अगर हमने देखा होगा कि हर एक जो इनकोडेड बिट्स होती है आउटपुट में, जो आपको रिसीवर पे रिसीव होती है या पोलर इनकोडिंग के बाद रिसीव होती है, x1 x2 x3 x4 या x8, अगर n इक्वल टू 8 की बात करूँ, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इनपुट बिट्स का। हर एक जो आउटपुट बिट्स है उसमें कुछ पार्ट है इनपुट बिट का। तो हम सक्सेसिव कैंसलेशन के द्वारा इसे हम आराम, सक्सेसिव कैंसलेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि आप सीक्वेंशियली एक एक बिट को डिकोड करोगे और उसकी बिट के जो कंटेंट है, जो नेक्स्ट बिट से, उससे आप सब्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट बिट को भी आप डिकोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, पोलर इनकोडर जो होता है वो कोरिलेशन
ले आता है सब आउटपुट बिट्स में सोर्स बिट्स की कोरिलेशन ले आता है। कोई भी आउटपुट बिट है, आप x1 x2 कोई भी बिट उठा लो, उसमें सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन है इनपुट बिट्स का। सो ईच कोडेड बिट फॉर अ गिवन इंडेक्स रिलाइज ऑन ऑल द प्रीसीडिंग बिट्स विद द स्मॉलर इंडाइसेस। तो हर एक जो बिट है उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन है इनपुट बिट्स का। सो सक्सेसिव कैंसलेशन ऑफ द इंटरफ्रेंस, जिसे हम SIC के नाम से माइमो डिकोडिंग में ही पढ़ेंगे, सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसलेशन, तो उसको हम प्रयोग करके प्रीवियस जो कंट्रीब्यूशन है प्रीवियस बिट का, करंट बिट में उसे निकालेंगे और करंट बिट को हम डिकोड करेंगे। सक्सेसिव कैंसलेशन कैन बी व्यूड एज सॉफ्ट और हार्ड मैसेज पासिंग एल्गोरिथम। तो MP एल्गोरिथम, जिसका प्रयोग LDPC में भी और टर्बो कोड्स में भी हुआ था, उसका प्रयोग करके सॉफ्ट इनपुट और सॉफ्ट आउटपुट का प्रयोग करके हम बेसिकली एक इटरेटिव प्रोसेस फॉलो करके हर एक बिट्स को डिकोड कर सकते हैं। तो द सक्सेसिव कैंसलेशन डिकोडर जनरेट्स एन एस्टिमेट ऑफ UI। सो बेसिकली हम UI जो हैट एस्टिमेट निकालेंगे UI का बाय ऑब्जर्विंग द चैनल आउटपुट RI एंड यूजिंग ऑल द पास्ट डिसीजंस। हमने पहले जो बिट्स डिकोड किए हैं उनके प्रयोग करके और जो करंट बिट को हम डिकोड करने का प्रयत्न करेंगे। अगर UI जो है वो फ्रोजन बिट है तो उसे हम डायरेक्टली उसे सब्स्टिट्यूट 0 से कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी फ्रोजन बिट्स होगी उतनी आपकी डिकोडिंग सहज होगी, लेकिन उसके में आपकी कोड रेट में कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप जितना ज़्यादा फ्रोजन बिट्स का प्रयोग करोगे उतनी बेसिकली आपकी डिकोडिंग सहज हो जाएगी, आप उसे आराम से कर सकते हो, लेकिन उसमें कोड रेट में आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो जैसे जैसे मैंने बताया, अगर वो फ्रोजन बिट है तो आप डायरेक्टली जो U1 UI का जो एस्टिमेट है उसे आप 0 लिख सकते हो। अगर वो इंफॉर्मेशन बिट है तो आप उसे डिकोड करने का प्रयत्न करोगे करंट आउटपुट से और प्रीवियस बिट्स जो आपने डिकोड किए हैं उसकी मदद से। तो इसमें हम बेसिकली 2-3 मेथड्स का प्रयोग करते हैं, 2-3 इन्फ्रेंसेस का प्रयोग करते हैं। एक तो लॉग लाइक्लीहुड रेशियो, या तो लाइक्लीहुड रेशियो, या तो जस्ट लॉग लाइक्लीहुड। तो 3 तरह के मदद से हम कर सकते हैं। या तो लॉग लाइक्लीहुड रेशियो की मदद से कर सकते हैं, या तो लाइक्लीहुड रेशियो की मदद से कर सकते हैं, और सिंपली लॉग लाइक्लीहुड की मदद से भी कर सकते हैं। इन तीनों का हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। आपकी जो करंट मैसेज बिट है और जो करंट आउटपुट मिला है और जो आपकी एस्टिमेटेड बिट है उसके बीच में और पास्ट इनपुट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी मदद से हम इसे डिकोड करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लॉग लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड या लाइक्लीहुड रेशियोज काफ़ी विस्तार में अलग अलग कोर्स में भी कवर किया गया है, तो इसे मैं विस्तार में इस कोर्स में नहीं कवर करूंगा। तो एक सिंपली मैं पिक्टोरियल दिखाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे आपके U1 U8 जो इनपुट्स थे, यहाँ पर आपके इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स है आपके, और ये आपके जो पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आउटपुट्स हैं। ये आपके बेसिकली ये रिसीवर के बाद आउटपुट्स है। ये रिसीवर में जो आपको मिला है ये हमने पहले भी देखा है, और ये डिकोडेड आउटपुट बिट्स हैं। सॉरी, ये डिकोडेड आउटपुट्स बिट्स हैं। ये इनपुट बिट्स है, ये आउटपुट पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ये रिसीवर पे बिट्स है और ये डिकोडेड आउटपुट बिट्स है। तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ ये पूरा पिक्टोरियल है एंड टू एंड ट्रांसमिशन का। हमने इनपुट्स में कुछ भेजा है U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8, और हमें आफ्टर पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद X1 से X8 तक मिला। फिर हमें रिसीवर पे R1 से R8 तक मिला। फिर हमने डिकोडिंग का प्रयोग किया, सक्सेसिव कैंसलेशन का प्रयोग किया, सक्सेसिव कैंसलेशन लिस्ट का प्रयोग किया। अलग अलग तरह के मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, सक्सेसिव कैंसलेशन, सक्सेसिव कैंसलेशन लिस्ट, सक्सेसिव कैंसलेशन स्टैक। तो इसके प्रयोग से हम बेसिकली इसका डिकोडिंग कर सकते हैं, और इसका डिकोडिंग का प्रयोग करके हम एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं U1 से U8 तक का। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, अगर हमने कोड रेट हाफ का प्रयोग किया है, अगर कोड रेट आपका हाफ है और 4 मैसेज बिट्स है और 4 फ्रोजन बिट्स है, जैसे हमने यहाँ पर 4 मैसेज बिट्स है यहाँ पर, और रिमेनिंग जो 4 वो है वो बेसिकली फ्रोजन बिट्स है। U1 U2 U3 और U5 फ्रोजन बिट्स है। U4 U6 U7 और U8 जो है आपकी वो मैसेज बिट्स है। उसका प्रयोग करके हमें आउटपुट में ये मिला था पोलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद X1 से X8 तक। उसके बाद हमें रिसीवर पे कुछ एस्टीमेट मिलेगा। फिर रिसीवर एस्टीमेट पे हम सक्सेसिव कैंसलेशन का प्रयोग करके एक एस्टीमेट निकाल लेंगे U1 से U8 तक का, जो बेसिकली सॉर्ट ऑफ इनपुट्स का एस्टीमेट है। ठीक, तो इसका हम बेसिकली प्रयोग करके एक पोलर कोड को डिकोड
कर सकते हैं। और मैंने n=8 के माध्यम से संक्षेप में दिखाया है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं n=16 के लिए, n=64 के लिए, या तो फिर n=1024 के लिए भी। ओके, तो अगर मैं संक्षेप में कंपेयर करने का प्रयत्न करूं जो हमने पढ़ा है टर्बो कोड्स, एलडीपीसी कोड्स और पोलर डिकोडर्स को, तो इसमें एक संक्षेप में बताया गया कि कौन सी किसकी परफॉर्मेंस किस तरह से दिखती है। तो बेसिक एरर करेक्शन परफॉर्मेंस की बात करूं तो पोलर कोड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इफ मैं सेम कोड लेंथ की कंपेयर करूं अगर एलडीपीसी से और अगर टर्बो कोड से, तो उतनी बेहतर नहीं है। तो अगर टर्बो कोड्स और एलडीपीसी कोड्स का सेम ब्लॉक लेंथ अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर शॉर्ट ब्लॉक लेंथ की बात करो तो उसमें परफॉर्मेंस पोलर कोड्स की थोड़ी बेहतर होती है। ये एक मेन रीज़न है पोलर कोड्स को बेसिकली 5G के बेसिकली कंट्रोल चैनल में इसका प्रयोग किया गया है। और अगर आप देखोगे इसकी थ्रूपुट एफिशिएंसी या एरिया एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है पोलर कोड के एज कम्पेयर टू टर्बो कोड्स और एलडीपीसी कोड्स पे मुकाबले। तो अगर आप देखोगे एलडीपीसी कोड्स तो काफ़ी अच्छा ट्रेड ऑफ है टर्बो कोड्स और पोलर कोड्स के मुकाबले, इसलिए इसका प्रयोग बेसिकली 5G स्टैंडर्ड में डेटा के लिए हुआ है और इसका प्रयोग 5G स्टैंडर्ड में कंट्रोल चैनल के लिए हुआ है। और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करूं तो इसमें टर्बो कोड्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर एलडीपीसी कोड में थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और पोलर कोड अभी फिर भी सॉर्ट ऑफ अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है, तो इसमें काफ़ी हाई पोटेंशियल है अगर मैं इन तीनों की कंपेयर करने की बात करूं। और अगर मैं सॉर्ट ऑफ एक संक्षेप में बताऊं कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी कोडिंग यूज़ होती है, तो अगर मैं वाईफाई 802.11n की बात करूं तो वहाँ पर बेसिकली एलडीपीसी या तो बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड्स का प्रयोग होता है। 802.11ac की बात करूं तो एलडीपीसी का एक और एडवांटेज ये है कि एलडीपीसी सॉर्ट ऑफ फ्री कोड है, इस पर किसी की पेटेंट राइट्स नहीं है, तो कोई भी इसलिए इसका प्रयोग जनरली वाईफाई में और रिसेंट 5G स्टैंडर्ड्स में भी इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इस पर इसका पेटेंट राइट किसी के पास अभी हाल फिलहाल में नहीं है, फ्री टू यूज़ है अभी फिलहाल एलडीपीसी। सिमिलरली 802.11ax की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी एलडीपीसी और बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड्स का ही प्रयोग होता है। और अगर मैं 3G या 4G मोबाइल स्टैंडर्ड्स की बात करूं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करूं तो उसमें बेसिकली यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन 3G और 4G स्टैंडर्ड्स के नाम हैं, तो उसमें टर्बो कोड्स का प्रयोग होता है। और अगर मैं 5G स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो उसमें एलडीपीसी का प्रयोग होता है डेटा के लिए, जैसे मैंने बताया, और पोलर कोड्स का प्रयोग होता है कंट्रोल चैनल के लिए। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करूँ तो उसमें बेसिकली एलडीपीसी कोड्स का प्रयोग होता है। डीवीपी की बात करूँ, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल में, उसमें भी एलडीपीसी का ही प्रयोग होता है। तो हमने इस जो कोर्स में देखा, भिन्न भिन्न एरर करेक्शन कोड्स के बारे में पढ़ा, एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि बेसिकली कैसे एक लीनियर ब्लॉक कोड कन्वोल्यूशनल कोड्स से भिन्न है। कन्वोल्यूशनल कोड्स को मेमोरी कोड्स क्यों कहा जाता है, और रिसेंटली जो 3 नए कोड्स आए हैं, टर्बो कोड्स और लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स या तो फिर पोलर कोड्स, इन तीनों की बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये इन तीनों में बेसिकली एक चीज़ आप देखोगे, डिकोडिंग मेथोडोलॉजी तीनों में लगभग सेम है। थोड़ी भिन्न एलडीपीसी सॉर्ट ऑफ ब्लॉक बाय ब्लॉक डिकोडिंग होती है एलडीपीसी में, पोलर कोड्स में थोड़ी सिक्वेंशियल होती है, और जो बेसिकली टर्बो कोड्स है उसमें आप बेसिकली BCJR एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में बेसिकली एक मैसेज पासिंग और लॉग लाइक्लीहुड रेशियो का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी मदद से आप बेसिकली एक इटरेटिव डिकोडिंग का प्रोसीजर का प्रयोग करके आप एक सॉफ्ट इनपुट और सॉफ्ट आउटपुट की डिकोडिंग करते हैं। इसलिए इनकी जो परफॉर्मेंस होती है टर्बो कोड्स की और एलडीपीसी कोड्स की और या तो पोलर कोड्स की, कैपेसिटी अचीविंग परफॉर्मेंस भी कहते हैं हम इसे, ये काफ़ी क्लोज पहुंच जाती है शैनन कैपेसिटी के। इसलिए इनका प्रयोग हाल फिलहाल में काफ़ी हो रहा है, काफ़ी रिसेंट स्टैंडर्ड्स में हो रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 5G का, हमने रिसेंट 802.11ax का एग्जांपल लिया, या डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल लिया, या नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जांपल लिया। इन्हीं कोड्स का इन सब सिस्टम्स में प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।